जो थी कांग्रेस की कमजोरी बनेगी बीजेपी की मजबूती। क्षत्रपों पर बीजेपी का भरोसा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर एमपी में लगातार देखने को मिल रहा है। लोकल चेहरों और लोकल मुद्दों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक का दुर्ग जीता तो बीजेपी ने भी इस हार को नई चुनौती के रूप में लिया और नई रणनीति के साथ अब बीजेपी एमपी के किले पर एक बार फिर परचम लहराने की जुगत में जुट गई है। एमपी में भी बीजेपी लोकल चेहरों और लोकल मुद्दों के साथ सियासी मैदान में उतरेगी। हर क्षेत्र में बीजेपी अपने कद्दावर चेहरों को सामने रखेगी। यानी कभी जिन क्षत्रपों के कारण कांग्रेस बदनाम थी, अब बीजेपी उसी क्षत्रप व्यवस्था पर भरोसा जता रही है। कर्नाटक क्या कुछ चिंता बढ़ाता है? नहीं, कर्नाटक का परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पास लोकल चेहरे की चुनौती थी। यही हाल और सवाल बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मजबूत चेहरा है जो प्रदेश ही नहीं देश में भी जन नेता की पहचान रखता है। लेकिन इधर कांग्रेस की भी अपनी अलग तैयारी है। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की जीत और लोकल मुद्दों को भुनाना चाहेगी, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या बिजली का बिल हो। जो वरिष्ठ लीडरशिप कांग्रेस की है, इनको कुछ कुछ इलाके दिए जाते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव था तो हमारे मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर, अन्य जगह के सीनियर लीडर गए थे। अब जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़े अनुभवी नेताओं का सहयोग कांग्रेस ले रही है, ऐसे अलग अलग जो विधाओं में निपुण हैं वो सारे नेता मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे। मध्य प्रदेश में कर्नाटक चुनाव का जिक्र बार बार आ रहा है। एक ही जैसे सियासी समीकरण और हालातों वाले राज्यों में तुलना होना लाजमी भी है। सियासी दलों की अपनी रणनीति है तो एमपी की जनता एक बार फिर तैयार है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कभी कांग्रेस की कमजोरी रही क्षत्रप प्रणाली क्या बीजेपी की मजबूती बनेगी? सवाल नंबर 2, क्या बड़े चेहरों की लोकप्रियता को बीजेपी चुनाव में भुनाना चाहेगी? सवाल नंबर 3, क्या वोकल फॉर लोकल का फॉर्मूला एमपी में भी काम आएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का क्षत्रप फार्मूला। टीम खेलती है मैदान में, यह आप और हम सब सुनते हैं और टीम में अक्सर ये बात भी होती है कि कोई एक और सबसे बड़ा प्लेयर जो टीम का होता है, कैप्टन भी कह सकते हैं आप उसको, वो प्लेयर अगर किन्हीं कारणों से परफॉर्म नहीं कर पाया तो बात फिर बाकी मेंबरान पर आती है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और कई बार तो क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जो टैलेंडर्स होते हैं, वो टैलेंडर्स यानी पुछल्ले बल्लेबाज जिनको कहा जाता है, या टैलेंडर्स प्लेयर्स आप कह लीजिए, पुछल्ले खिलाड़ी कह लीजिए, वो इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं कि आप हारता हुआ मैच जीत जाते हैं। और ये जिस टीम में भी ऐसे टैलेंडर्स होते हैं वो अद्भुत होते हैं। और जिस टीम में कप्तान अगर 21 है तो 20.5, 20, 20.5, 20 इस कैलिबर के प्लेयर्स अगर होते हैं, जिनको आप बेहिचक कह सकते हैं कि इस टीम में कैप्टन के बाद नंबर 2 की पोजीशन में 4-5 लोग हैं, उस टीम की तो बल्ले ही बल्ले है। कांग्रेस को इसका फ़ायदा चुनावों में मिलता रहा है क्योंकि उसके यहाँ जो भी कैप्टन होता था, यानी पीसीसी चीफ होता था, या सत्ता में है पार्टी तो जो चीफ मिनिस्टर होता था, उसके साथ रीजन के इलाकेदार जैसे नेता भी होते थे। वो अपने अपने रीजन में, ग्वालियर चंबल में, मालवा निमाड़ में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, मध्य प्रांत जिसको हम चुनावी विश्लेषण की दृष्टि से कहते हैं, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में मोर्चा संभाले रहते थे।
और अपने आप उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती थी कि चलिए कैप्टन तो अपना काम कर ही रहे हैं, उनकी तो मुख्य जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपने अपने रीजन में सीट्स लेकर आएंगे और पार्टी को कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा करेंगे। बीजेपी में ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं था, लेकिन खबरें हैं कि इस बार बीजेपी ये प्लान कर रही है कि वो भी अपने अपने बड़े नेताओं को जो रिस्पेक्टिव रीजन से आते हैं उनको उनके रीजन में मालवा निमाड़ के एक बड़े नेता को, विंध्य रीजन में विंध्य के एक बड़े नेता को, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के एक बड़े नेता को और ग्वालियर चंबल में ग्वालियर चंबल के एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कैप्टन के हाथ मजबूत हों। आज देखेंगे कि दोनों ही पार्टियां कुछ मामले में एक दूसरे से प्रभावित नज़र आती हैं, तो किस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ेगी देखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं नरेंद्र सलूजा जी, हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सोशल मीडिया के ऐसे माहिर योद्धा हैं कि मजाल है कि कोई अगर राजकुमार टाइप डायलॉग हो तो कि शेर की चाल और ईगल की निगाह से क्या कोई बयान कभी बच पाया है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा नाम नरेंद्र सलूजा है। बहुत स्वागत करता हूं नरेंद्र जी का। उनके साथी हैं अवनीश बुंदेला जी, ये युवा पे निगाह रखिए, मीडिया उपाध्यक्ष हैं, विनम्र हैं, संतुलित हैं, हमलावर भी हैं, तेजी से आगे बढ़ने वाला युवा नेता। बहुत स्वागत उनका सर। कांग्रेस के साथी हमारे साथ रहेंगे अवनीश जी, और मनोज सैनी रहेंगे हमारे साथ बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर। अच्छा हुआ मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया उनके साथ। पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी रहेंगे। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को देख रही हैं, एक दूसरे को आत्मसात भी कर रही हैं, फॉलो भी करने की कोशिश कह सकते हैं हम, नज़र आती है। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी की रेस्पेक्टिव रीजन में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने की ये योजना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का जो फार्मूला है शरद जी, वो दोनों ही दल, एक तरफ वो क्योंकि जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तो वो जाहिर है कि उसको यहाँ भी उसी तरह बढ़ना चाहेगी, उन्हीं नेताओं का इस्तेमाल यहाँ करना चाहेगी। कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ आते जाते दिखेंगे, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सत्ता एक जैसी जरूर आई, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ भी सत्ता को तोड़ा गया फिर सत्ता बनाई गई, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत अलग है। वहाँ जेडीएस थी, मध्य प्रदेश बायपोलर पॉलिटिक्स है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। कुछ दल नए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपना आपकी बात करें या फिर जैस की बात करें, वो इस बार अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी हमेशा सबक लेती है, समीक्षा करती है, और अभी हाल ही में कर्नाटक से जो परिणाम सामने आए, निश्चित है कि हम उसके बाद देख रहे हैं। बड़ी कल भी देर रात तक बैठ के चली, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली से आते हैं, चले जाते हैं, और ये वही लोग जो छत्रप की आप बात कर रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, जो मालवा को बड़े अच्छे से समझते हैं, बखूबी समझते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर साहब की बात करें तो वो चंबल ग्वालियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी तरह प्रहलाद पटेल की बात करें तो बुंदेलखंड को वो देखते हैं, और जहाँ हम हैं पूरे रीजन को शिवराज जी देखते ही हैं, पूरे मध्य प्रदेश को समझते हैं। तो बहुत लीडर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। जो लीडर कभी कांग्रेस के साथ रहा करता था, युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ी ताकत और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। तो हमें लगता है दोनों रीजन की, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत फर्क है, पर इतना मानकर चलिएगा कि छत्रप एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, तो यहाँ भी एक बड़ी फौज तैयार करने की बारी है बीजेपी की तरफ से। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे बहुत स्पष्ट है, एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ शिवराज। ये कर्नाटका में नहीं था। अवनीश जी, जिस तरह से कई बार आपके लिए कहा जाता है कि आप फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी फॉलो कर रहे हैं, या उसकी जो अच्छी स्ट्रैटेजी है उसको आप देखकर महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें कांग्रेस में भी कांग्रेस की रीति नीति के अनुरूप शामिल की जानी चाहिए। इसी तरह बीजेपी के लिए भी कहा जा सकता है कि वो भी महसूस कर रही है कि रीजन के लीडर्स को अगर पकड़ कर चला जाए और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। रीजन के लीडर्स कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि इनमें से अनेक नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय फलक की राजनीति के बड़े चमकते चेहरे हैं, लेकिन उनकी संबंधित क्षेत्रों में जहाँ से वो आते हैं बड़ी गहरी पकड़ है। पकड़ पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ गहरी पकड़। तो ये मान रहे हैं आप कि कुछ दोनों दल एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, और कैसे देखते हैं बीजेपी की इस शैली को जो कुछ हद तक कांग्रेस से या काफ़ी हद तक कांग्रेस से प्रभावित नजर आती है? सर, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि जनहित के कई सारे मुद्दे हैं जिनमें शिवराज सरकार ने 15 साल कुछ नहीं किया, लेकिन 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार को कॉपी किया।
कई सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो या भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हो या महाकाल मंदिर के विकास की बात हो, ये बात। बाकी सर जी ये बात सही है कि जब आजकल जो चुनाव हो गया वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम ये स्वीकार करते हैं कि 2013-14 में हम भाजपा से थोड़े पीछे थे, काफ़ी पीछे थे, लेकिन आज की तारीख में देखें शरद जी तो अब हमें मध्य प्रदेश में तो इनफैक्ट हम देखें तो भाजपा से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आगे भी हैं और कई जगह हम उनके साथ बरोबरी पे भी हैं। तो ये शरद जी अभी कैसी टेक्नोलॉजी आई है चुनाव में कि इसमें कोई भी दल हो, अगर ठीक है एक दल पहले ले आता है एक दल उसके बाद ले आता है, तो इसको हम ये ना कहें कि कॉपी करना, ये शरद जी आज की डिमांड है। बाकी जहाँ तक आज का विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम अभी इस्टेब्लिश हो गया कि भाजपा में गुटबाजी अनुशासनहीनता चरम पर है, कि भाजपा के छत्र, देखिए कांग्रेस तो शुरुआत से है कि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है, आपकी तरफ भी आता है, मतलब आप सर, लेकिन हम तो शुरुआत से कहते सर कि हमारी मास बेस्ड लीडर बेस्ड पार्टी है और हमारे जो नेता हैं हम छत्रप उनको बिल्कुल नहीं मानते, एक वरिष्ठ नेता होते हैं हमारे, तो सिंधिया जी भी हमारे से निकल के तो सर हमने भी सुविधा के लिए नाम दिया है, जी छत्रप हम नहीं कह रहे हैं सर मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या चल रहा है भाजपा में कि आप देखें सागर जिले का आपको अभी कल का ही गतिरोध मालूम हुआ कि एक नेता के खिलाफ 2 मंत्री इस्तीफा देने तैयार हो गए। तो ये क्या है, इस तरह का शायद पहले भाजपा में कभी देखने को नहीं। केपी यादव बार बार सिंधिया जी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, पहले भी कहा, उनकी शिकायत की और फिर कल आपने देखा मतलब उनको उनकी बुद्धि विवेक पर भी सवाल खड़े किए। तो सर जी कहीं ना कहीं बताता है। अच्छा कैलाश जी की ही बात कर लूँ, कैलाश जी अभी हमेशा उनके बयानों का कहीं कोई ठिकाना नहीं, इससे कहीं ना कहीं साबित होता है शरद जी कि कहीं ना कहीं भाजपा में गहरा गतिरोध है और ये शिवराज और महाराज के बीच का जो एक गैप है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें भाजपा प्रभावित हो रही है। और उसके बीच शरद जी फिर हमारी कर्नाटका की एक विशाल जीत, जहां कर्नाटका में भाजपा कह रही थी कि अब की बार 200 पार, ये नारा दिया था मोदी जी ने जाके, और कर्नाटका में कुछ नहीं चला, हिजाब चलाई, केरला स्टोरी चलाई, पता नहीं क्या क्या चलाया, और हनुमान जी का साहब ऐसा गधा चला वहां पर कि जो बजरंग दल वाले, जो मैं कहूँगा जो क्षणिक जो कहीं ना कहीं धार्मिक की बात अपने फायदे के लिए बातें करते थे वो धराशायी हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कर्नाटका की जीत ने सर जी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। अब हम ये मान लें अवनीश जी कि राम का सहारा लिया, मैं नहीं कहूंगा राजनीति के लिए बीजेपी ने, तो अब हनुमान का सहारा कांग्रेस, हनुमान के सहारे कांग्रेस। हम बड़े विनम्रता से हनुमान कहेंगे, जी राम जी के विरुद्ध कैसे जाएंगे? सर हम बड़े विनम्रता से कहेंगे सर कि धर्म राजनीति का विषय है ही नहीं कांग्रेस की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म सिर्फ आस्था का विषय, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनको करने दें। धीरे धीरे सने सने जनता की आंखें खुलती जा रही, कर्नाटका में खुली, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा खुलेंगी आंखें, और यहाँ उससे बड़ी जीत दर्ज करेंगे। भगवान हनुमान जी जो उनके राम जी हैं, कृष्ण भगवान है, बांके बिहारी, खाटू श्याम है, साईं बाबा हैं, सभी हैं। खूब परिश्रम करिए जी, जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाइए, और राम के लिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी और हनुमान के लिए क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, वो तो जो जनहित के नाते डटा हुआ है उसी के राम है, उसी के हनुमान है। नरेंद्र जी आपने सुनी बातें मनोज जी की भी और आपके अनुज अवनीश बुंदेला जी की भी, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी है? देखिए ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म राजनीति का हमारे लिए विषय नहीं, लेकिन आप देखेंगे प्रतिदिन कांग्रेस के ट्वीट उठा के देखिए, कमलनाथ जी के बयान उठा के देखिए, रोज एक ट्वीट होता है, माथे पे त्रिकुंड लगाकर गले में भगवा कपड़ा डाले कमलनाथ जी, हनुमान भक्त कमलनाथ जी आ रहे हैं। कमलनाथ जी का रोज बयान सुनिए, मैंने 108 फीट की मूर्ति बनाई, मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर बनाया, मेरे से बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं। कभी आपने शिवराज जी का या वी डी शर्मा जी का इस तरह का बयान या ट्वीट देखा क्या? शिवराज जी प्रतिदिन एक धार्मिक व्यक्ति, प्रतिदिन पूजा करके घर से निकलते, उनके घर भी मंदिर है, उनके घर भी कई मूर्तियाँ हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह के चित्र या ट्वीट में देखा कि उन्होंने माथे पे त्रिकुंड लगाकर गले में डालकर रोज एक ट्वीट करी मध्य प्रदेश भाजपा के हनुमान भक्त, श्री राम भक्त शिवराज जी आज निकल गए, आज दौरे पे, उन्होंने अपने घर में 4 मूर्तियाँ रखी, रोज पूजा करते हैं, नियमित करते हैं। अब कमलनाथ जी के तो रोज़ इस तरह के मामले सामने आते हैं, सिर्फ एक कहने की बात करते हैं, ये तो धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने देखा इन्होंने पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक करी, पीसीसी को भगवा उससे सजा दिया, और जब अल्पसंख्यक नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई, विरोध दर्ज कराया और कहा कि आने दो ईद, हम हरे रंग से पूरी पीसीसी सजा देंगे, तो डर के मारे पीसीसी में उस दिन ताला लगा दिया। उस दिन पीसीसी में कोई नेता या कोई इनका स्टाफ या कोई पदाधिकारी नजर नहीं आया, पीसीसी में ताला लगा रहा। अच्छा, इनका जो छद्म ये धर्म वाली बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी का बयान हमने सुना कि मुस्लिमों की जनसंख्या घट रही, उस पर चिंता जताते हैं।
पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस पर जो पत्थर फेंकने वाले हैं उनको कहते हैं कि वर्ग विशेष के निर्दोष बच्चे हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के रोजा इफ्तार में जाते हैं तो रोजेदारों से कहते हैं कि तुम चुनाव संभालो। ये सर किस प्रकार विषय से पे आ दंगे जाए, और- मेरे ख्याल से विषय अपना जो है उस पर लौटते जी हैं। इनके धर्म की बात कही तो धर्म पे आ गया हमें। जी 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 दूसरी जी। बात जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व भावना से काम करती है। हमारे पास संगठन सर्वोपरि होता है। जहाँ तक आप बात करें मालवा निमाड़ या विंध्य हो, बुंदेलखंड हो या महाकौशल हो या चंबल हो, शुरू से अलग अलग नेताओं को जवाबदारी दी जाती है, लेकिन हमारे पास संगठन सर्वोपरि होता है और सामूहिक नेतृत्व भावना से काम किया जाता है। हमारे वहाँ ये कोटा परमिट नहीं चलता है कांग्रेस जैसा कि दिग्विजय सिंह जी की लिस्ट आ गई कि मेरे 70 टिकट है, कमलनाथ जी की आ गई, अरुण यादव जी की आ गई, सुरेश पचौरी जी की आ गई। हमारे वहाँ तो जीतने वाला योग्य और जिस नेता की जहाँ उपयोगिता है वहाँ उसको जवाबदारी दी जाती, वो उसको जाता। हमारे वहाँ ये एरिया नहीं बंधे होते हैं कि ये फलाना एरिया का नेता तो उस एरिया में ही काम करेगा। हमारे तो पार्टी जिसको जो जवाबदारी देती, जिस भी सीट की देगी, जिस भी क्षेत्र की देगी, वो जाता है, वो काम करता है। कैलाश जी की आपने बात करी तो कैलाश जी को जब जब पार्टी ने जो जवाबदारी दी वो जाते हैं, प्रहलाद पटेल जी जाते हैं, ऐसे तमाम नेता, नरेंद्र सिंह जी तोमर तो अब केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी पार्टी जहाँ जवाबदारी देती है। तो यहाँ तो बूथ पे भी हमारा बड़े से बड़ा नेता जाता है और बूथ पे भी जाके काम करता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तो बात अलग है, यहाँ बड़े से बड़ा नेता बूथ पे जाने में भी शर्माता नहीं है और बूथ की बैठकों में भी हिस्सा लेता है और खुद पन्ना प्रभारी के रूप में काम करता है। अब कांग्रेस के नेता तो आपको पता है ना बूथ पे नजर आते हैं ना कुछ है, वो तो बड़े नेता से मंच पे नजर आने वाले नेता हैं। तो शत्रपुर ये सब जो चीज़ें ये इनकी पार्टी में ही चलती हैं। हमारे वहाँ तो सामूहिक नेतृत्व भावना से काम किया जाता है। जी। और जहाँ तक कर्नाटक की बात कही, देखिए कर्नाटक की बार बार जिक्र जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन शरद जी मैं 2 मिनट और लूँगा। कर्नाटक के परिणाम और कर्नाटक की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। 38 साल का इतिहास देखिए, कर्नाटक में किसी भी दल की दोबारा सरकार नहीं बनी। हमारे वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो हमारा 36% वोटिंग प्रतिशत था, वही के वही रहा, कम नहीं हुआ। हाँ, ये मनोज सैनी जी ने ठीक बात कही कि वहाँ जेडीएस भी था। जेडीएस का जो 4 से 5% का वोट था वो छिटक कर कांग्रेस के खाते में आ गया, जिसके कारण उसकी सरकार बन गई। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। अच्छा, वहाँ के स्थानीय नेतृत्व वाली भी और कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके हम कहीं ना कहीं वहाँ हमारी हार हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो एक स्थापित जन नेता है शिवराज जी, हमारे संगठन के एक ऊर्जावान अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी, और मध्य प्रदेश का संगठन देश के सर्वश्रेष्ठ संगठन में गिना जाता है। और शिवराज सरकार तो लगातार जनता के बीच में काम कर रही। आप देखेंगे हर वर्ग के लिए दूसरा राउंड योजनाएं। रहेगा, अभी तेजी से दूसरे राउंड की तरफ हम चलेंगे तो फिर और सवालों के जवाब होंगे। मनोज जी, एक चीज ये भी समझनी बड़ी जरूरी होगी कि रिस्पेक्टिव रीजन की एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना इस प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा होता है। आप कितनी सीटों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये एक सीधी जवाबदेही होती है, जिसमें संगठन के जो प्रमुख नेता होते हैं वो राज्य के मुखिया के साथ आंखों में आंखें डाल के संबंधित नेता के चेहरे पर अपनी निगाहें गड़ा देते हैं विनम्रता के साथ और पूछते हैं कि आप तो बड़े अनुभवी हैं, आपका बड़ा दबदबा है पूरे मध्य प्रदेश में, मालवा निमाड़ आपका अपना रीजन है, कितनी सीटें हमें मिल सकती, कितने का दायित्व आप लेंगे। ये एक जोश भरने की भी प्रणाली है, विश्वास करने की भी प्रणाली है। ये बिल्कुल सही है कि इसको किसी भी ऐसे शब्द से तौलना उचित नहीं होगा जिस शब्द से कहीं इसका अवमूल्यन जैसा प्रतीत हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रणाली है बड़ी कारगर। भले ही आप इसमें इसको क्षत्रप शब्द कह दें, लेकिन ये उचित नहीं है, मुझे भी लगता है, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे बात बीजेपी की हो। आप इसको बड़े फलक पर देखें तो ये जवाबदेही का विकेंद्रीकरण का एक मॉडल है चुनाव में, कि आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं चीज़ों को और अपने बड़े नेताओं पर भरोसा करके उन्हें कह रहे हैं जाइए, ये आप लेकर आइए, क्योंकि ये जो किला है, ये किला हमारी जीत में बहुत अहम भूमिका अदा करेगा, आप जीत कर लाइए ये किला। जी बिल्कुल, देखिए दोनों दलों ने इस बात को समझा है। एक ने 66 सीटों को चुना है, यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि इनको हमें देखना है, जो यदा कदा कांग्रेस के पास आती जाती रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 66 सीटों पर चुनाव जीतती रही, जिनको केंद्र किया दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस ने। लेकिन निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी देना पड़ेगा सर जी। 2018 में के चुनाव को यदि हम देखते हैं तो जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, ना सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर था और ना वोट ऑफ परसेंटेज में। तो उसको दोनों ही दलों ने, मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो उस पर बहुत विचार किया है। और विचार करने के बाद जो जानकारी है वो ये तय हुआ है, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि कुछ बड़े नेता जिनको जिम्मेदारी दी जाए और उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर सकते, तो पूछ भी लिया गया। जैसे कैलाश विजयवर्गीय का यदि मैं जिक्र करना चाहूँ, वो कहते हैं कि मालवा मुझे दीजिए, मंच से भी
भी वो कई बार बोले हैं, मैं बिल्कुल अपने प्रत्याशियों को जिता के दे दूंगा। तो इस बार इस पर काम चल रहा है दोनों दलों की तरफ से। दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं अपने नेताओं से कि आपको यदि हम जिम्मेदारी देते तो आप क्या करेंगे। तो ये जो छत्रप तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा, और जो जितना बेहतर करेगा उसका उसको लाभ मिलेगा। आपके यहाँ जो इस तरह के प्रमुख नेता हैं, अजय सिंह जी, उनके ऊपर ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी है, अरुण यादव जी को बुंदेलखंड का दायित्व दिया गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने दायित्वों को नहीं निभाएंगे। हो सकता है अरुण यादव जी से कहा जाए चुनाव लड़िए, मालवा निमाड़ की कोई सीट चुन लीजिए, निमाड़ की जहाँ से वो आते हैं, खरगोन ज़िले की बात करें, खंडवा की बात करें, खंडवा से लोकसभा चुनाव जीते हैं और हारे भी हैं। तो किस तरह आप देखते हैं कि अरुण यादव जी की बात कर लें या हम बात कर लें अजय सिंह जी की, सुरेश पचौरी जी भोपाल संभाग और इस आसपास का एरिया काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो इन नेताओं के साथ मैदान में उतरने की तैयारी आपकी भी परंपरागत रूप से रही है, इस बार फिर होगी? सर, एक चीज़ कॉमन है हमारे सारे नेताओं में, जो सबको जिम्मेदारी दी अजय सिंह जी को, अरुण यादव जी को, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सब सिर्फ जनहित की बात कर रहे हैं। आप देखें महंगाई बेरोजगारी की हमारा हर नेता बात कर रहा है, कहीं भी जा, ठीक है संगठन की हम काम कर लेंगे, वहाँ प्रेस वार्ता हो रही है या कोई बात कर रहे जनता के बीच में, तो हम ये बात जरूर रख रहे हैं कि आपके यहाँ आज की तारीख में 1.25 लाख से ज़्यादा पद शिक्षा कर्मियों के खाली हैं, 1 लाख पद आपके गृह विभाग में खाली हैं, 70,000 पद आपके स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं, लेकिन आप भर्तियाँ नहीं कर रहे। नए नए छलावे, आज फिर शिवराज जी के नए छलावा लेकर आए कि 2.25 लाख युवाओं को मैं ऋण लोन दूंगा, आप व्यापार करिए। सब कौन सा व्यापार करें? परचेसिंग पावर पर कैपिटा इनकम देखें, देश की निरंतर नीचे जा रही, आप कह रहे हैं व्यापार करिए। और इसमें भी शरद जी वही होगा जैसे पहले आपने जिनको लोन दिए वो कुछ चाहते लोगों को लोन दे, लोन डूब जाता है, अंत में एनपीए हो जाता है, तो नुकसान बैंक का होता है। तो शरद जी हमारे हर नेता इस विषय को उठा रहे हैं कि आप नियुक्ति करिए, टीटी क्वालिफाइड 2 लाख बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप उनकी नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। 51,000 वर्ग 3 के वो मांग कर रहे हैं कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो जी हमारे हर नेता में ये बात कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बड़े बड़े इवेंट करते हैं। सर जी आपको याद होगा सामने ही जो बड़ा अच्छा स्टेशन बनाया बंसल ग्रुप ने, उसी पर नरेंद्र मोदी जी ने उनके जेपी नड्डा साहब की मौजूदगी में युवा नीति लॉन्च हुई थी, बेरोजगार महापंचायत बुलाकर। क्या हुआ? एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली, 241 लोगों को नौकरी दे पाए। मध्य प्रदेश में तगड़ा इवेंट करके सिंधिया जी उसके साथ में आए थे। और सबसे बड़ी बात शरद जी, हम तो साफ कहते हैं, अच्छा लगा हमें आज नरेंद्र सलूजा जी ने अपने मुखमंडल से ये स्टैब्लिश किया कि कमलनाथ जी, हाँ कमलनाथ जी एक बहुत बड़े सनातनी हिंदू हनुमान जी के भक्त हैं। त्रिपुंड लगाना कौन सा पाप है? शिवराज जी की भाजपा की तो पूरी सरकारें मंदिरों से चल रही हैं, मंदिरों में बैठ के आप कैबिनेट की बैठकें कर लेते हैं। आप योगी जी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाके देखिए, हेमंत बिस्वा को देख लीजिए, इसके अलावा आपके पास कुछ मुद्दा बचते नहीं है, सिर्फ एक वर्ग विशेष को गाली देना। और इसके अलावा ये आज का विषय नहीं, इस पर कभी बात कर लेंगे, धर्म पर एक चर्चा विस्तृत हो जाएगी। मैं एक ले जा रहा था कि अच्छी, उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि सलूजा जी ने स्टैब्लिश किया कि हाँ कमलनाथ जी हनुमान जी। नरेंद्र जी आपकी तरफ जी। मैं थोड़ा सा शरद जी विषय से हटके एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से कुछ बड़ी बात कहना चाहता हूँ। वो बड़ी बात इसलिए क्योंकि वो शायद एक दिन बाद अब उस बड़ी बात को आप अमल होते देखेंगे। कल कांग्रेस की 26 तारीख को दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। इसको लेके जो मेरे पास जानकारी है कि जितने असंतुष्ट नेता हैं कल जमकर घमासान होने वाला है, जमकर मोर्चा खोलने वाले हैं। युवा नेता अरुण यादव और जीतू पटवारी को उसकी कमान दी गई। और कल मध्य प्रदेश को लेके जिस प्रकार से कमलनाथ जी से सब नेता नाराज रहते हैं कि अकेले निर्णय लेते हैं, एकला चलो काम करते हैं, कल शायद मध्य प्रदेश को लेके एक संचालन समिति बनाने का निर्णय होगा जो मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव संभालेगी। कमलनाथ जी के हाथ से ये चुनाव निकल जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में ले लेगा। कमलनाथ जी के घोर विरोधी दीपक बावरिया जी की वापसी हो रही है। और आपको बता दूं, ये प्रचार और दौरे को लेके भी 24 घंटे पता चल जाएगा, जवाबदारी दी जा रही। मैं बता रहा हूँ सारी बातें मेरी नोट है, मेरी बातें सब नोट है। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश को लेके जितनी चेहरे ऑन द रिकॉर्ड है, चेहरे को लेके भी निर्णय हो जाएगा। हमारे पास जानकारी है कि सीएम फेस कोई भी नहीं होगा, ये देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाएगा और पूरा चुनाव कल दिल्ली अपने हाथ में ले लेगा। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी को लेके कल जमकर घेराबंदी होगी और जेपी अग्रवाल ने जो रिपोर्ट दी है कमलनाथ जी के खिलाफ सब नेता है, उस पर कल आप देखें अमल होगा। और पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जिस भूमिका को निभा रहे हैं, कई नेता कल जमकर मोर्चा खोलेंगे और कल कमलनाथ जी के हाथ से मध्य प्रदेश का चुनाव निकल जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व तो अपने हाथ में लेगा। देख लीजिएगा, संचालन समिति बनेगी, बावरिया जी मध्य प्रदेश आएंगे, ये सारी चीजों पर अमल होगा। अभी भी बीजेपी में ही है ना? जी जी जी। लेकिन विपक्ष की जानकारी, जिस तरह आप कॉन्फिडेंस से दावा कर रहे हैं
ये तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे संजय कोई आपको आंखों देखा हाल सुना रहा है बैठक का, होने वाली बैठक का। शरद जी, विरोधी दल की जानकारी रखना हर शरद जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 24 घंटे बचे हैं, तो मैंने इसीलिए तो कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की देखिए, कल निर्णय देखिए आप, कल बड़ी बैठक है, तो इसीलिए मैंने कहा ये जो हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, कल इनकी पार्टी का घमासान। अरे तो कल देखिए आप। अंधेरी रात में 3 लोग आए थे दिल्ली से प्लेन से, और रात को ही चलेगा अंधेरी रात में? बता तो करो क्या क्या इतनी दिक्कत थी भाजपा में? सार्वजनिक रूप से बता के आए। अरे और सार्वजनिक अंधेरी रूप से रात में गए। आए थे, अंधेरी रात में वापस चले गए। नरेंद्र अंधेरी सलूजा रात जी में बड़ी सफर बात करना कह गए गुनाह है हैं, क्या? देखते हैं अंधेरी रात में एक दिन सफर बाद करना होने गुनाह वाली क्या? बैठक में उनके दावे कितने सत्यता के नज़दीक होते हैं। बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हमला, सिसकियाँ और सियासत। नमस्कार। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट